हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सबसे पहले बाबू आप लोग बताइए कैसे हैं सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, एक बार बता दीजिए। सभी सब चीज़ क्लियर है? वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है बाबू? हम एक बार चेक कर लेते हैं। आप लोग बता दीजिए सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको ये बताना है आप लोग कैसे हैं। खूब बढ़िया है ना, खूब अच्छे हैं ना, ये बताइए। तो यहाँ पे देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा दमदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी ये स्टूडेंट अगर बायोलॉजी से होगा उसके लिए ऐसा यहाँ पे 40 रामबाण प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर लड़ेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सभी बच्चे तैयार हो जाइए कि हम आज के वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 के लिए जो क्लास 12th बायोलॉजी है उसका काफ़ी दमदार यहाँ पे देखिए 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला काम आप लोग कर दीजिए कि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है यानी घंटी का निशान होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कीजिए। साथ में आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट कर दीजिए बच्चे लाइक, सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप लोग इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है। हम आपको क्या करेंगे बच्चे, ग्रुप में जोड़ देंगे। ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, कल जो केमिस्ट्री का यहाँ पे हुआ था क्वेश्चन बैंक 2015 वाला उसी का टेस्ट चल रहा है, तो आपको देना काफ़ी आवश्यक है। कल पढ़े और आज टेस्ट देंगे तो बाबू क्या होगा, आपका यहाँ पे रिवीजन होगा और एक तो ये होगा कि आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्वेश्चन याद भी हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट जाके ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। पीडीएफ डाल चुके हैं क्वेश्चन बैंक का केमिस्ट्री का, जाके आप लोग डाउनलोड जरूर कीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन उसमें है। तो सभी बच्चे एक बार बता दीजिए आप लोग रेडी हैं बच्चे, और ये प्रश्न को याद कर लेना है सभी बच्चों को। रेडी है बाबू, एक बार बताइए। यस सर जी, यस सर जी, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे रेडी हैं बाबू, हम भी रेडी हैं अब ऑब्जेक्टिव बताने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग समझिए पहला जो प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यहाँ पे पूछे जाने वाला कि आम के फल में खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है, यानी आम के फल में हम लोग क्या खाते हैं। तो आम के फल में सभी बच्चे जवाब दीजिए, पहले ही का आंसर दे दीजिए, उसके बाद से क्लास को तेजी से कराया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सभी बच्चे बता रहे हैं बी ऑप्शन। चलिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे। तो आम का सीजन चल रहा है बाबू आजकल, तो आम आप लोग खाते होंगे। तो आम क्या खाते हैं, तो छिलका और आठी के बीज का खाते हैं ना छिलका खाते हैं ना उसका बीज खाते हैं, क्या खाते हैं हम लोग, उसका मध्य फल भित्ति खाते हैं। तो याद रखिएगा आम के खाए जाने वाला भाग होता है मध्य फल भित्ति। हम लोग आम का छिलका नहीं खा के, यहाँ पे देखिए आम को फेंक देते हैं, या गुठली खा के हम लोग आम को फेंक नहीं देते हैं, हम उसका मध्य फल भित्ति खाते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा बाबू। एक से बढ़कर एक प्रश्न लाए हैं और आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए 2 नंबर, इसका जवाब दीजिए तो सभी स्टूडेंट की जो तोता होता है हमारा पैरोट होता है। कौन बाबू, पैरोट। तोता का सबसे अत्यधिक उम्र क्या होता है, तोता का सबसे अत्यधिक उम्र पूछा है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है और आपके आने वाले एग्जाम में भी बाबू पूछा जाएगा। तो जल्दी जल्दी इसका जवाब दे दीजिए कि तोता का सबसे अत्यधिक उम्र हमारा क्या होता है। तो तोता का सबसे अत्यधिक उम्र होगा बाबू कितना, 140 वर्ष। याद रखिएगा 140 वर्ष। डी ऑप्शन 100% क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 3 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है बाबू। अगर आपका एग्जाम होने वाला है ना तो ये क्रम आप लोग याद कर लीजिए। हम बोलेंगे अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो ये क्रम आप लोग याद कर लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो सही क्रम हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे युग्मनज सही है, युग्मनज के बाद संयुग्मन ये भी सही है, युग्मनज उसके बाद भ्रूणजनन, हाँ पहला ही हमारा सही हो गया। तो यहाँ पे आप लोग क्या जवाब दीजिएगा बाबू, अगर आपसे पूछेगी कौन सही है तो पहला ही हमारा सही आंसर आ गया। तो यहाँ पे पहले का ही टिक कर दीजिएगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए बाबू यहाँ पे 4 नंबर की, प्राणियों में यौना अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है। जो प्राणी होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनमें यौना अवस्था के बाद से बाबू कौन सा अवस्था आता है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपसे पूछेगी प्राणियों में यौना अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है तो वो आती है बाबू प्रजनन अवस्था। प्रजनन करने की अवस्था आ जाती है किसके बाद, तो यौना अवस्था के बाद। तो ये आप लोग याद रखिएगा।
हमेशा आपके एग्जाम में आता है। ऐसे दमदार प्रश्न बताने वाले हैं जिसको अब सभी बच्चों को याद करना काफी जरूरी है बाबू। अब यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए कि किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसमें बहुत सारे बच्चे फंसेंगे, कोई बात नहीं, अभी आपका क्लास चल रहा है, कोई बात नहीं, फंसिए, लेकिन आप लोग याद भी कर लीजिएगा कि आगे ना फंसना पड़े, एग्जाम में आपको ना फंसना पड़े बच्चे। यहाँ पे आप लोग बताइए कि किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे तिर्यक द्विखंडन किसमें पाया जाता है, जवाब दीजिएगा सिराटियम में। सिराटियम कहाँ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है सिराटियम। तिर्यक द्विखंडन किसमें पाया जाता है, सिराटियम। यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कि एकिडीना क्या है, 6 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि एकिडीना क्या होता है। तो एकिडीना जो हमारा होता है ये होता है एक योजक कड़ी। एकिडीना क्या होता है, हमारा योजक कड़ी होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि एलएसडी प्राप्त होता है। अब ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है सातवां कि हमको एलएसडी कहाँ से प्राप्त होगा, कोई बच्चा बताएगा तो फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के भर दीजिए यहाँ पे कि एलएसडी हमको किससे प्राप्त होता है। तो जल्दी जल्दी बताइए यहाँ पे, अगर आपसे पूछे हैं कि एलएसडी हमको किससे प्राप्त होता है तो वो कवक से होता है। बिल्कुल, यहाँ देखिए फंगी से होता है। किससे बाबू, कवक से होता है, याद रखिएगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर, अब 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 से 4 बार ये आपके एग्जामों में आ चुका है। अब बताना है कि फ्लोराइड यहाँ पे देखिए प्रदूषित मुख्यतः प्रभावित करता है, यानी जो फ्लोराइड प्रदूषण होता है वो किसको प्रभावित करता है, हमारे चेहरे को, दांत को, नाक को, आँख को, पेट को, किसको करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो फ्लोराइड प्रदूषण होता है हमारे दांतों को प्रभावित करता है, सड़ा देता है, क्या करता है, प्रभावित करता है दांतों को। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट बाबू कर लीजिए यहाँ पे, जल्दी जल्दी यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग होता है, यानी पुष्प अंग किसका रूपांतरण होता है। पुष्प जो अंग होता है, पेड़ पौधों में जो पुष्प होते हैं वो पूछा गया किसका रूपांतरित भाग होता है, तो वो होता है, याद रखिएगा, पत्तियों का रूपांतरित भाग हमारा होता है पुष्प। किसका बाबू, पत्तियों का रूपांतरित भाग होता है पुष्प। तो याद रखिएगा ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं बाबू अगले नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अगुणित कोशिकाओं के यहाँ पे देखिए संलयन की प्रतिक्रिया को डैश कहते हैं। अब आता है आपके एग्जाम वाला प्रश्न, अब ये आएगा यहाँ पे आपके एग्जाम में, तो आप लोग छोड़िएगा मत, इसको दौड़ा के सही कीजिएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अगुणित कोशिकाओं, गुणित कोशिकाओं नहीं लिखा है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रतिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं संयुग्मन। क्या बाबू, संयुग्मन बोलते हैं। डी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे अब यहाँ पे आता है 11 नंबर प्रश्न क्या है कि कुकुर का मतलब क्या होता है बाबू, डॉग, कुत्ता का संभावित जीवन काल कितने वर्षों का होता है। कुत्ता का जीवन काल बाबू कितने वर्षों का होता है, कोई बताएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए यहाँ पे कि कुत्ता का संभावित जीवन काल जो होता है कितने वर्षों का होता है। तो ये होता है बाबू 20 वर्षों का। कितने वर्षों का, 20 वर्षों का। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि किसमें, यहाँ पे देखिए किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। अब ये आता है बाबू बहुत ज्यादा प्रश्न, 3 से 4 बार ये पूछ चुका है, याद कर लीजिएगा कि किसके लिए जो लैंगिक जनन है हमारा जिम्मेदार है। तो अगर आपसे पूछेगा कि किसके लिए हमारा लैंगिक जनन जिम्मेदार है, तो द्विगुणित अवस्था बनाने के लिए हमारा लैंगिक जनन जिम्मेदार है। द्विगुणित अवस्था बनाने के लिए हमारा लैंगिक जनन क्या है बाबू, जिम्मेदार है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। बिना निषेचन के अगर फल के निर्माण हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बिना निषेचन का अगर फल निर्माण हो जाता है तो उसे बोलेंगे हम लोग अनिषेक जनन। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या बोलेंगे, अनिषेक जनन। याद रखिएगा अनिषेक जनन, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है। मिथ्या फल कौन सा है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कि मिथ्या फल कौन सा है। तो अगर आपसे पूछे कि मिथ्या फल कौन सा है तो सेब हमारा मिथ्या फल कहलाता है, याद रखिएगा। अब पूछेगा किस
फल का पुष्प खाया जाता है, तो सेब का हम लोग मांसल पुष्पासन खाते हैं, यानी सेब का हम लोग पुष्प खाते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे 15 नंबर की, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं? हवा के द्वारा परागित होने वाले, तो इसमें बहुत सारे बच्चे जवाब दे देते हैं कि हवा परागित होगा। नहीं, अगर यहाँ पे लिखा है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को, तो हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को हम लोग वायु परागित करते हैं। किस, क्या बाबू? वायु परागित, हवा परागित नहीं, वायु परागित करते हैं। बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 16 नंबर की, अनुमिल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। जो हमारा अनुमिल्य पुष्प यानी फूल होता है वो निश्चित रूप से क्या होते हैं? कोई बच्चा जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी दीजिए बाबू, फटाफट आंसर दीजिए, हम आपका आंसर देख रहे हैं। फटाफट यहाँ पे जवाब दीजिए कि जो अनुमिल्य पुष्प होते हैं वो निश्चित रूप से क्या होते हैं? तो वो निश्चित रूप से होते हैं स्वपरागित। क्या बाबू? वो निश्चित रूप से क्या होते हैं? स्वपरागित होते हैं। यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 17 नंबर के, निम्नलिखित में से किसमें जल के माध्यम से निषेचन होता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू एग्जाम के लिए। 40 आपको ऐसे प्रश्न बताने जा रहे हैं जो यहाँ आप देखिए आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किसमें जल के माध्यम से निषेचन होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, शैवाल में जल के माध्यम से, ये तो यहाँ पे देखिए जलीय जंगली घास है। ब्रायोफाइटस है, इसमें क्या होता है? जल के माध्यम से निषेचन होता है। ट्रेडोफाइटस, इसमें भी क्या होता है? जल के माध्यम से निषेचन होता है। और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें तिरछी वर्ड रहेगा, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा लेकिन पढ़ते पढ़ते आपको आ जाएगा। तो इनमें क्या होगा बाबू? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बाबू अगले नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न का आप लोग आंसर दे दीजिए सभी बच्चे। 18 नंबर का, कि नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ। बाबू 4 से 5 बार वाला प्रश्न है कि नारियल में जो तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है उसका गुद्दा वो क्या होता है? तो भ्रूण के अंदर होता है ना, वो भ्रूणपोष होता है। नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ क्या होता है? तो भ्रूणपोष होता है। सी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 19 नंबर, कि मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में यानी प्राइमरी में पूछा है। यहाँ पे देखिए ऑटोमोस की संख्या, और ये यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करने वाले हैं, गलती करने वाले हैं आज। तो आप बताइए यहाँ पे कि मनुष्य की प्राइमरी में, तो अगर आप लोग प्राइमरी में देखिए 46 बता रहे हैं, गलती जवाब 46 तो नहीं होगा, गुणसूत्र 46 होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया शुक्राणु 46, लेकिन प्राथमिक शुक्राणु में पूछा गया है ऑटोमोस की संख्या। तो यहाँ पे देखिए कितना 44, प्राइमरी में हमारा 44 होता है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है कि हाइड्रिला क्या है। हम एक बार और ये प्रश्न बता चुके हैं, तो यहाँ पे आप लोग बता दीजिए कि हाइड्रिला में यहाँ पे देखिए रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। हाइड्रिला आखिर क्या होता है? तो हाइड्रिला एक जलीय जंगली घास होता है। जलीय जंगली घास होता है तो इसमें रंध्र पाएगा बाबू? नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो हाइड्रिला में जब रंध्र होता ही नहीं है तो पाया कहाँ जाएगा? तो यहाँ आप देखिए इसमें होता ही नहीं है, तो इनमें से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहीं भी नहीं। जब रंध्र नहीं होता है तो कहाँ पाया जाएगा? यहाँ पे क्या होगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, कि यहाँ देखिए परागकण का बाह्य चोल होता है, किसके बना होता है? परागकण का बाह्य जो चोल होता है, जो बाहर का आवरण होता है, वो किसका बना होता है? तो ये स्पोरोपोलेनिन। बाबू यहाँ पे देखिए बायोलॉजी है तो इसका शब्द कठिन होता है, किसका बना होता है? तो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखिए, कि मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं। जो मक्का में जो प्रोटीन युक्त हमारा एंडोस्पर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे एल्यूरिन भित्ति कहते हैं। क्या बाबू? एल्यूरिन भित्ति कहते हैं। डी ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, जाके दीजिएगा, पीडीएफ आप लोग जरूर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है 23 नंबर की, मेंडल ने अपने प्रयोग में सफल हुए क्यों?
जो मेंडल थे वो मेंडल अपने प्रयोग में सफल हो गए। क्यों सफल हो गए? क्योंकि उन्होंने जो है मटर के पौधों का चयन किया था। किस लिए? तो मटर का पौधों के अगर उन्होंने चयन किया था इसीलिए अपने प्रयोग में सफल हुए थे। अगर दूसरा पौधा चूज करते तो नहीं होते। ये आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर की एंडोस्पर्म द्वारा यहाँ देखिए पोषण दिया जाता है किसको? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको याद रखिएगा कि एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। जवाब दीजिए बाबू, सभी बच्चे जवाब दीजिए कि एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। तो बाबू एंडोस्पर्म जवाब दे रहे हैं, गलती हो रहा है। एंडोस्पर्म द्वारा हम लोग भ्रूण को पोषण देते हैं, भ्रूण को। यहाँ पे क्या होगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 25 नंबर कि पृथक्करण के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? तो युग्मकों की शुद्धता का नियम बोलते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू, जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। बायोलॉजी से है तो ये प्रश्न याद कर लीजिएगा, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। अब देखिए यहाँ पे कि निम्न में से किनका यहाँ आप देखिए स्वर पिच मान जो होता है सर्वमान होता है। निम्नलिखित में से किसका स्वर पिच मान जो होता है सर्वमान होता है? यानी यहाँ पे देखिए स्त्री का होता है, पुरुष का होता है, कि किन्नर सबका होता है, यानी हिजड़ा सबका होता है, कि किसका होता है? तो यहाँ देखिए स्वर पिच मान यहाँ देखिए महिलाओं का होता है, स्त्रियों का होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे 27 नंबर की जनसंख्या अधिक होने पर क्या होता है? अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा? तो जनसंख्या बढ़ेगा तो आय में कमी होगा, ये तो सही बात है, आय में कमी होगा। खनिज पदार्थों की कमी होगी बाबू, खनिज भी पदार्थ कम होगा। अगर संख्या बढ़ेगा तो जमीन की कमी होगी, जहाँ पे लोग आजकल घर नहीं बना, पहले घर नहीं बनाते थे, देखिएगा जाके वहाँ पे भी अब घर बन रहा है। तो यहाँ देखिए जमीन का भी कमी होगा। तो यहाँ पे क्या है? इनमें से सभी, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 28 नंबर के निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? और ये पूछा जाता है कौन जीवाणु जनित रोग है, कौन विषाणु जनित रोग है? तो ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग होता है हमारा फ्लू, पोलिया, एड्स। एड्स हमारा किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। तो इनमें से सभी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि लिंग जांच में कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? लिंग जांच आप लोग जानते होंगे कि जब पेट में बच्चा रहता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जाके इसका जांच करवाते हैं कि लड़का है कि लड़की है। लड़का होगा तो रहेगा, लड़की रहेगी तो उसको खत्म करवा दिया जाएगा। ये बहुत ही घटिया मानसिकता है, वो बहुत ही गिरा हुआ तुच्छ मानसिकता है। तो यहाँ पर देखिए कि लिंग जांच में कौन सी विधि को सबसे, यहाँ देखिए कौन सी विधि ऐसी है जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया? तो किसका? तो एमिनियोसेंटेटिस से हमको पता चल जाएगा कि पेट में जो पल रहा है बच्चा गर्भ में वो लड़का है कि लड़की है। किसके द्वारा पता चलता है? तो एमिनियोसेंटेटिस के द्वारा पता चलता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, अगला प्रश्न है 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न क्या है कि डायनासोर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जुरासिक पार्क फिल्म भी देखा होगा, उसमें डायनासोर हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो डायनासोर थे वो किस दौरान उपस्थित थे? तो वो थे मीसोजोइक का जो युग था उस टाइम में हमारे डायनासोर पाए जाते थे। तो यहाँ पे देखिए मीसोजोइक है, डी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि कौन अमर कोशिका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, इसे आप लोग याद कर ही लीजिए अभी कि कौन अमर कोशिकाएं हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि अमर कोशिकाएं कौन सी होती हैं, तो अमर कोशिकाएं हमारी होती हैं कि जो जनन कोशिकाएं होती हैं हमारी अमर कोशिकाएं होती है, कभी नहीं मरती है। जनन कोशिका अमर होती है बाबू, अमृत का घड़ा पी के आया है जनन कोशिका। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 32 नंबर की किसी परिवार के अनेक पीढ़ियों के, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, किसी परिवार के अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण क्या कहलाता है? किसी परिवार के अनेक पीढ़ियों का, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते रहता है उसका विश्लेषण हम क्या बोलते हैं बाबू? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो वंशावली विश्लेषण बोलेंगे। कौन बाबू? वंशावली। जैसे हम आपको बताए थे कि ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो पूरा एकदम 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये प्रश्न आता है
कि स्पीसीज प्लेटिनम, यहाँ पे देखिए पुस्तक किसने लिखा है, तो ये किसने लिखा है, तो कैरोलस लिनियस ने लिखा है बाबू। कौन? कैरोलस लिनियस। प्लेटिनम यहाँ पे देखिए, स्पीसीज यहाँ पे देखिए प्लेटेरम नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो कैरोलस लिनियस ने लिखा है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिन्होंने यहाँ पे क्या किया था, वंश गति के नियम दिए थे। बाबू ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जानते हैं, तो आप लोग बताइए कि किस वैज्ञानिक ने वंश गति का नियम दिया था, तो किसने दिया था, तो ग्रीग मेंडल ने वंश गति का नियम दिया था। किसने? मेंडल ने। ए ऑप्शन क्या होगा, नाइटन। यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला मानव उसके जीवाश्म, 35 नंबर देखिए, पहला मानव जिसका जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिले, वो क्या कहलाता है। यहाँ पे समझिए क्वेश्चन को कि पहला मानव जिसका जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिले, उसे हम लोग बोलते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, क्या बाबू, होमो इरेक्टस। यहाँ पे देखिए ये बायोलॉजी है तो इसमें दिक्कत होगा, जो डिफिकल्ट यहाँ पे देखिए वर्ड जो इसका होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ पे आपको पढ़ते पढ़ते आएगा किस में पाया गया। यहाँ पे देखिए एशिया यूरोप में कौन पाया गया बाबू, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए होमो इरेक्टस पाया गया, याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बाबू हम आपको 35 प्रश्न बता दिए, कॉमेंट में बताइएगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में कि आपका कितना सही हुआ। ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, जाके धड़ाधड़ जाइए, अभी से जाके टेस्ट दीजिए और ऐड पे क्लिक करके आके बताइए कि यार सर हम टेस्ट भी दे दिए, ऐड पे भी क्लिक कर दिए, और आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड करके आइएगा। तो अब मिलेंगे बाबू 3 बजे वाला क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय, और मिलते हैं 3 बजे। थैंक यू सो मच बाबू।